जिस G20 का इंतजार हम लोग बहुत दिनों से कर रहे थे, या यूं कहिएगा जिस मीटिंग के बारे में चर्चाएं काफी समय से चल रही थी, हजारों करोड़ का खर्चा किया था दिल्ली को सजाने के लिए, आखिर वो G20 समिट कंप्लीट हो चुकी है और जो राजनेता थे वो अपने अपने देश लौट रहे हैं। कुछ है कि तो लौट गए हैं, कुछ है कि लौटना जारी चल रहा है। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट जी समिट हुआ था, या यूं कहिएगा फिलहाल ये G20 नहीं रहा, ये आप G20 से G21 का सफर तय कर चुके हो। तो अगले साल आप लोग इसको अब G20 नहीं G21 पढ़ने वाले हैं, और इसकी अध्यक्षता फाइनली ब्राजील को सौंप दी गई है। आइए जान लेते हैं कि क्या क्या अपडेट्स रहे हैं इनके बारे में, और क्या क्या आज दिन भर का प्रोग्राम रहा था उसके बारे में भी। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और आप लोगों को स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों ने स्टार आईक्यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ये G20 जो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के साथ G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन समिट था, जो 9 और 10 सितंबर को था। इसके चलते हुए पूरी दिल्ली को लॉकडाउन से या असेंशियल सर्विसेज के को ही ऑन रखा था, जैसे मेडिकल सर्विसेज है। इसके अलावा पूरी दिल्ली लॉकडाउन में थी फिलहाल के लिए। मेट्रो देखो तो, या यूं कहो आसपास के क्षेत्र है, जैसे फॉर एग्जांपल गुरुग्राम है, सोनीपत है, वहां के बस स्टैंड रेलवे स्टेशन पे भी बिल्कुल खाली खालीपन महसूस हो रहा था, क्योंकि वहां से भी लोग आते जाते ज्यादा है दिल्ली के लिए। और हो भी क्यों ना हो, क्योंकि वहां पे आप लोग राजधानी क्षेत्र है तो इंडस्ट्रियल एरिया भी है, लोगों को काम का एक जरिया भी कह सकते हो वहां से आप। 9 सितंबर को दिल्ली में भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी ने अफ्रीकन यूनियन के G20 में शामिल होने की घोषणा की। और जो 26 साल पहले यानी कि 1997 के अंदर बना था G20, अब ये G21 बन गया है। अफ्रीकन यूनियन वो यूनियन है जो कि 1963 के अंदर अफ्रीकी देशों को आजादी दिलाने के लिए बना था आपका। इसमें तकरीबन 55 देशों का एक ग्रुप है ये, और इससे 55 देशों का ग्रुप जो है ना 2002 में लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी ने संगठन के सदस्य का स्वरूप बदला था। एकजुट होकर पश्चिमी देशों को चुनौती भी दी थी कि अब भारत ने G20 को शामिल कर तो लिया है, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि ये G20 के अंदर जैसे यूएन चार्टर्ड के नियम है, उनको ये मानने वाले में है नहीं। एक फोटो देखिएगा आप सबसे पहले, बाकी बात बाद में करेंगे हम लोग। ये गद्दाफी है। सितंबर 2009 में लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी ने यूएन जनरल असेंबली की चार्टर फाड़ दिया था, और दुनिया की बड़ी संस्थाओं में पश्चिमी देशों के दबदबे के खिलाफ बोलते हुए कहा था कि दुनिया में सिर्फ भगवान एक ही परमानेंट है, बाकी कोई भगवान नहीं है। ठीक है ना, इस तरीके से पढ़ा है, दिखाया है, फाड़ा है और फेंक दिया है। ठीक है ना। तो खैर ये एक बहुत बड़ा एक कौतूहल का विषय है। आपका क्या कहना है खैर इसके बारे में आप बताइए जरूर, लेकिन फिलहाल के लिए शामिल जरूर हो चुका है G20 से G21। अफ्रीकन यूनियन नया शामिल हुआ है। एग्जाम के लिए तो सबसे बड़ा सवाल आपका यही बनेगा। ठीक है सर, अब बहुत सारे देश आए थे, ये तो आपको पता है G20 के अंदर, इसमें तो खैर कोई कहने की बात ही नहीं है। जिस जगह पे ये खड़े हुए थे वो जगह मैंने आपको लास्ट सेशन के अंदर बताई थी कि बड़ी इंपॉर्टेंट थी। बैकग्राउंड इनका बड़ा इंपॉर्टेंट था। कोणार्क सन टेम्पल का चक्र दिखाया था, जिसमें 21वीं सदी में भी भारत ग्रो हो रहा है। आज से 2500 साल पहले भी हम लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे। ये इस बात का सबूत था कि जिस तरीके से सूरज की चाल के साथ सही समय को मापना भारतीयों को अच्छे से आता था। हमने प्रेजेंट को भी दिखाया था। ठीक है ना। यहाँ पे हालांकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री आए थे, ऋषि सोनक जी, और इसके अलावा कुछ जलवा तो इस प्रकार का था कि 10,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर भी G20 का झंडा लहराया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, या यूं कहिएगा हमारा G20 सम्मेलन इस बार विपक्षी लोगों के लिए चर्चा में इसलिए बना हुआ था क्योंकि लास्ट ईयर ये था इंडिया, और इस लास्ट ईयर तो इंडिया था इंडोनेशिया में, तो लेकिन इस बार ये भारत हो गया। तो इसके चलते हुए ये इस बार थोड़ा और ज्यादा कौतूहल का विषय था। खैर वो एक अपना एक राजनीतिक विषय रखता है अपने आप में। लोगों को, या जैसे राष्ट्रपति जो बाइडेन को दिखाया गया, या प्रधानमंत्री जी को, हर किसी को इसके बारे में, बैकग्राउंड के बारे में, इस चक्र के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। अच्छा, जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, और उसकी जो चेयरपर्सन है या जो अध्यक्ष है, जिनका नाम क्रिस्टलियाना जॉर्जीवा है, वो तो इतनी मोहित हुई थी कि जब एंट्री कर रही थी, एंट्री के समय पे कुछ डांस थे इनके स्वागत के लिए, खुद ही नाचने लग गई। इससे क्या बड़ा बेनिफिट है? इससे बड़ा बेनिफिट ये है कि इंडिया के अंदर टूरिज्म बढ़ेगा। ठीक है ना। हालांकि देखो बहुत सारे लोगों के बहुत मत हो सकते हैं, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि इतना 1000 करोड़ खर्चा कर दिया, इससे क्या मिलेगा? तो इससे मिलेगा टूरिज्म मिलेगा।
बिना खर्चे के कोई चीज होती है क्या? घर में शादी करते हैं, मान लेते हैं कि शादी करते हैं तो हजारों करोड़, मतलब करोड़ तो खैर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ कुछ लाखों का खर्चा तो कर ही देते हैं, करने वाले तो खैर करोड़ भी खर्चा कर ही देते हैं। लेकिन चलो सामान्य मिडिल क्लास फैमिली भी मैंने आजकल देखी है 20-30 लाख खर्चा कर ही देते हैं, भले ही उनके पास पैसा हो या ना हो, वो किसी से उधार लेके कर देते हैं। किस लिए? कि टेंट बहुत सुंदर होना चाहिए, अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाने हैं, किस लिए? लोगों को दिखाने के लिए। अच्छा, वो एक रात या कुछ घंटों के बाद में तो क्या हो जाता है, क्या हो गया? लोगों ने तो वही कहना है कि चावल अच्छे नहीं थे, नमक ये नहीं था, वो नहीं था, मतलब कमियां तो निकाल ही देनी है। तो खर्चा तो देखो लगता ही है। जैसे आप वहां शादी के बारे में नहीं सोचते तो यहाँ यहाँ क्यों सोच रहे हैं? यहाँ दुनिया भर के देश आए हैं तो उनको रिप्रेजेंट करना भी बहुत जरूरी है। आतिथ्य सम्मान भारत के लिए हमेशा ही ऊंचा रहा है, तो देखो आतिथ्य सत्कार करना बेहद जरूरी है। तो ये भारत के लिए एक परंपरा का विषय है, इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। किसी चीजों का शॉर्ट टर्म में रिजल्ट आता है तो किसी का लॉन्ग टर्म में रिजल्ट आता है। भविष्य में कुछ देखने को मिलेगा तो आप लोग देख ही सकते हैं वो, ठीक है ना। बाकी देखिएगा इसमें बहुत सारे और भी पक्ष हैं, वो आप भी बता सकते हैं क्या क्या और पक्ष है, लेकिन हाँ ये पॉजिटिव फैक्ट आपको दिख रहा है कि इससे, जैसे ये कोई छोटे नेता थोड़ी ना है, ये नेता ऐसी चीजों पे थिरक रहे हैं तो वहां के देश टूरिज्म के लिए टूरिज्म बढ़ावा, जैसे अब दुबई को लगाइएगा, टूरिज्म से कितना ऊंचा चला गया है वो, ठीक है। हमने प्रेजेंट को भी दिखाया, जैसे मैंने कल कहा था आपको, वॉल ऑफ डेमोक्रेसी लगाया, 26 पैनल है, उसमें अलग अलग कहानियां, सामने जाके खड़े हो जाओगे तो आपको वो अपनी ही भाषा के अंदर जो है ना, जिस भाषा का आपका फेस रिकॉग्नाइज करेंगे, फेस रिकॉग्नाइज करने के लिए एआई गीता बोट भी है आपका, इससे ये नमस्ते बोलेंगे, आपका चेहरा देख के सब बता देगी कि हाँ, जैसे मान लेते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आगे खड़े हो तो उनको उनकी भाषा में बातचीत करेगी, नमस्ते करेगी। हमारे इस बार के शेरपा कौन थे? हमारे इस बार के शेरपा थे नीति आयोग के पहले सीईओ, जिनका नाम है अमिताभ कांत। सर शेरपा क्या होते हैं? शेरपा हर एक देश के शेरपा होते हैं। ये जैसे मैंने कहा ना कि एक्चुअली G20 से G21 बना, अफ्रीकन यूनियन पे मोहर लगी है, तो ये तो केवल मोहर लगाने के काम करते हैं बड़े नेता, तो बाकी की जो डील होती है ग्राउंड लेवल की वो सारे शेरपा टू शेरपा बात होती है, अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। ये लगभग राजदूत के इक्विवेलेंट पोस्ट होती है और ये एक्चुअली पूरा कंट्री का ग्रुप है, वो मिलकर डिसाइड करता है कि ये हमारा शेरपा होगा। तो हमारे शेरपा याद रखिएगा अमिताभ कांत है, आप लोगों को ये याद रखना है, प्रेजेंट में थे। अमिताभ कांत शेरपा ने फोटो शेयर की थी, इसमें वो डिप्लोमेट्स नागराज नायडू और इनम गंभीर के साथ में नजर आए थे। और शेरपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पे लिखा कि 200 घंटे तक बिना रुके चली बातचीत, 200 घंटे तक बिना रुके चली जो बातचीत है ना, उसके अंदर 300 द्विपक्षीय बैठक, 15 ड्राफ्ट के बाद सबसे मुश्किल हिस्सा रही यूक्रेन जंग के मुद्दे पे जो है ना सहमति बनी। G20 समिट का घोषणा पत्र पारित हुआ। अमिताभ कांत ने कहा कि 2 अधिकारी नागराज नायडू और इनम गंभीर ने इनका पूरा साथ दिया है। जैसे क्या है कि ये सारे के सारे अधिकारी अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्चुअली आप समझिएगा कि ये 200 घंटे की बातचीत शेरपा के बीच में चली है। ग्राउंड लेवल पे यही काम करते हैं, अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। हर देश का एक शेरपा आता है, वही गतिविधि बताते हैं कि क्या सिनेरियो है, किस पे बात करनी है, क्या एक्चुअली चीजें हैं। राजनेता तो केवल उन पे मोहर लगाते हैं, उसी का काम क्या करते हैं ये। अच्छा, ये तो बात ठीक है, G20 का समापन या G20 का लास्ट यूं कहिएगा एक ये मनोहारी दृश्य है। इसके अंदर G20 की प्रेसिडेंसी अगले साल ब्राजील को सौंप दी गई। प्रधानमंत्री जी ने ब्राजील को सौंपी है, ये ब्राजील के राष्ट्रपति जी को सौंपी है। G20 के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा इनको सौंप दी है। इनके नाम ऐसे ही है, घबराइए मत, चौंकिएगा मत, इनकी मम्मियों को ऐसे ही नाम रखने याद आते हैं, तो इनके नाम ऐसे अलग अलग ही हैं, ठीक है। लूला डा सिल्वा को ये इनको सौंप दी गई है। और इसके साथ ये ऐलान किया है, एक लास्ट में जो एक लाइन कही, संस्कृत की लाइन कही थी, स्वस्ति अस्तु विश्वस्य। इसका मतलब है कि पूरा विश्व, संपूर्ण विश्व जो है ना, वो आशा और शांति का संचार हो पूरी दुनिया के अंदर, यही कहते हैं हमारी कामना है ये। मोदी जी ने लास्ट में एक बात और भी कही थी, कहते बाकी चीजें ठीक है, सब चीजों का विकास हो रहा है, लेकिन जो इंस्टीट्यूट है, संस्थागत विकास है ना, वो भी होना बहुत जरूरी है। दुनिया बदल रही है, इसलिए यूएनएससी में अभी तक उतने ही मेंबर है जितने की इसकी स्थापना के वक्त है। स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ जानी चाहिए। ब्राजील के राष्ट्रपति ने खैर इसके बाद में बात की थी कि दुनिया भर में कर्जा, गरीब लोग बहुत है, उन पर ध्यान देना चाहिए। यूएनएससी का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। इसमें 5 स्थायी सदस्य है और हम आपको इसके बारे में अगर बताएं तो देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख हिस्सों में से एक है ये, जिसका मुख्य लक्ष्य है दुनिया भर में शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। दुनिया के 5 देश इसके परमानेंट मेंबर है, इनमें से अमेरिका, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चाइना है।
तो भारत का ये कहना मतलब, खैर परमानेंट मेंबर कहते बढ़ाओ भैया, हमारे भी मेंबर होने बहुत जरूरी है। दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर मिलिट्री एक्शन की जरूरत होती है तो यूएनएससी जो ना रेजोल्यूशन के जरिए उसको लागू कर देता है। तो शांति स्थापित करने का सबसे बड़ा काम 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसमें कुल 15 मेंबर, और जिनमें से 5 तो परमानेंट है और बाकी 10 मेंबर हर 2 साल बाद जो ना चेंज होते रहते हैं। 27 सदस्यों का चयन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा किया जाता है और कम से कम 2/3 वोट मिलने इसके लिए बहुत जरूरी है। परमानेंट मेंबर को किसी भी फैसले को विटो करने की ताकत होती है, मतलब 5 में से कोई भी विटो लाता है तो परिषद में लाया गया फैसला लागू नहीं होगा। मतलब 5 में से किसी एक ने कह दिया कि ये चीज नहीं होनी चाहिए तो वो कैंसिल हो जाएगी, तो इनके पास पावर होती है ये। भारत पहली बार 1950 में गैर स्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ। अब तक 8 बार भारत इसका हिस्सा रह चुका है। 1950 से 51, 67, 68, 72, 73, 77, 78, 84, 85, 91, 92, 11, 12, 21, 22 में परिषद का अस्थायी सदस्य भारत रह चुका है। ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट होगा, इसको याद रखना आप लोग। ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा था कि भाई देखो, महात्मा गांधी जी को मैं श्रद्धांजलि दे रहा था ना, तब बहुत ज्यादा भावुक हो गया था। सबको पता है कि मेरे जीवन में महात्मा गांधी जी का कितना महत्व है और हमें ये प्रेसिडेंसी मिली है तो हम 3 बातों पे खास ध्यान रखेंगे। सामाजिक न्याय और भुखमरी के खिलाफ लड़ाई, इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट और दुनिया में संस्थानों में बदलाव। हम ये 3 काम करेंगे अगले साल। हमारे पास में ये आ गई है प्रेसिडेंसी। पिछली बार जो G20 सम्मेलन हुआ था ना, उसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और अगले साल संगठन की अध्यक्षता करने वाले ब्राजील के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को पौधे गिफ्ट किए थे। ये पौधे भेंट किए हैं दोनों ने, पिछले बार वाले ने, अगले बार वाले नहीं, ठीक है ना, नियमानुसार ऐसा होता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि देखो, इन 2 दिनों में आपने बहुत सुझाव दिए हैं, हमारी जिम्मेवारी है सुझावों पे काम करें और नवंबर के लास्ट तक हम एक वर्चुअल मीटिंग और करेंगे ताकि इन सुझावों पे क्या क्या और समीक्षा हो सकती है सोच के आपको जवाब देंगे। वर्चुअल मतलब ऑनलाइन मीटिंग होगी ये। G20 में यह भी बात हुई थी कि यूक्रेन में जो सीज फायर के मुद्दे पे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा था कि जमीनी हकीकत कुछ और है, प्रैक्टिकल कुछ और है, दिखता तुम्हें कुछ और है, हो कुछ और रहा है, तो इस पे एकदम से हम बंद कर नहीं सकते हैं। इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति, उनके साथ में भी लंच किया था, उनसे भी बातचीत की थी खालिस्तान के मुद्दे पर। और जो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भी कुछ कहा, बात की थी, आज़ादी का समर्थन किया था, शांति दूत का प्रदर्शन का अधिकार कहा था कि हम हिंसा का विरोध करते हैं और कैसे न कैसे करके शांति को दुनिया भर में जो है ना स्थापित करेंगे। तुर्की के राष्ट्रपति के साथ भी मिले थे, ये लंच वगैरह किया था फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ में। तुर्की के राष्ट्रपति है रेसेप तैयब एर्दोगन, इनके साथ में द्विपक्षीय वार्ता की है। पीएम मोदी ने जस्टिन ट्रूडो के साथ भारत कनाडा रिश्तों पे द्विपक्षीय वार्ता की। द्विपक्षीय मतलब 2 नेता ही साथ में बैठे। फिर सबको राजघाट पे ले जाया गया, शॉल दिया गया, खादी का शॉल भेंट किया था, ठीक है ना, और सबको वहां पे श्रद्धांजलि की है। और फिर सभी नेताओं ने, सारे राजनेता एक साथ खड़े हुए थे, ठीक है ना। अच्छा, ये देखिएगा, राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन को रिसीव किया और यहाँ से अमेरिका राष्ट्रपति तो चल दिए वियतनाम के दौरे पे, मतलब श्रद्धांजलि वगैरह देके। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हैं, उनका भी स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जो कि पहली बार आए, उनको भी वेलकम किया ऐसे ही खादी का ये पटका देके। और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज, इनको, इसके अलावा जो रूस के विदेश मंत्री है लावरोव, ये हैं। इसके अलावा जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है शेख हसीना, इसके अलावा ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक, इसके अलावा प्रधानमंत्री जापान के जो हैं जिनका नाम है फूमियो किस्दा, ठीक है ना, जापान के कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं तुम्हें, ठीक है। इसके अलावा स्पेन के राष्ट्रपति कोरोना की वजह से नहीं आए, उनकी जगह उपराष्ट्रपति आई है नाडिया सांतामारिया, इनको भी सम्मानित किया है। कुछ अपडेट इंपॉर्टेंट ये है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने जो है ना वो मिस्र के राष्ट्रपति फतेह अल सीसी की प्राइवेट मीटिंग की और दोनों द्विपक्षीय में ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा की। किसी भी जो है ना इनिशिएटिव से अगर रूस को दूर रखा जाएगा तो वो फेल होकर रहेगा। ब्लैक सी से जुड़े मुद्दे पर तनाव दूर रखना जरूरी कहा। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी के लिए रूस, यूक्रेन और यूएन के साथ बातचीत जारी रखेंगे, तुर्की राष्ट्रपति बोले। ऋषि सुनक ने चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग से ब्रिटेन के लोकतंत्र में चीन की दखलंदाजी का मुद्दा उठाया। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यू सुक सियोल ने कहा कि यूक्रेन को $2 बिलियन की मदद देंगे वो। रूस और अमेरिका ने भारत की G20 अध्यक्षता की तारीफ भी की है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किस्दा ने मीटिंग के दौरान कहा कि हमने यूक्रेन से रूसी सैनिकों के पूरी तरीके से निकालने की मांग की। हमने रूस के परमाणु खतरे को लेकर अपनी पोजीशन भी रखी है।
और ऋषि सुनक ने अपनी पत्नी अक्षता के साथ G20 समिट के बाद ही रवाना होके चल दिए। ये मेन इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कह दिया बाय बाय। हालांकि आज दिन में ये अक्षरधाम मंदिर में पूजा अर्चना भी की थी। इन्होंने कहा मेरा सपना है अक्षरधाम मंदिर में, तो अक्षरधाम मंदिर में गए थे, पूजा अर्चना की थी इन्होंने कंप्लीट, ठीक है। वहां पे ये जब आए थे तो इनका वेलकम किस किस ने किया था? जैसे राष्ट्रपति अमेरिका के आए थे तो इनका जनरल वीके सिंह जो है ना, इन्होंने इनका स्वागत किया था। जॉर्जिया की जो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की शोभा करदनलाजे, इन्होंने स्वागत किया था। शेख हसीना का किया था। दर्शना जरदोस ने किया था। ऋषि सुनक का, अश्विनी चौबे ने, युनसुक एओल ने किया था। राजीव चंद्रशेखर ने, एंथनी अल्बानीज जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, इनका राजीव चंद्रशेखर ने, लुइस लुला डी सिल्वा ये जो ब्राजील के राष्ट्रपति नित्यानंद राय ने किया था। एमिनुअल मैक्रोन का, अनुप्रिया पटेल ने, अल्फोंस सॉल का जो जर्मन के चांसलर है BL वर्मा ने किया। प्रविंद कुमार जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्रीपद नाइक ने, ली सिन लूक जो सिंगापुर के प्रधानमंत्री है L मुरुगन ने किया था। इसके अलावा EU प्रेसिडेंट उर्सुला वान, इनका प्रहलाद पटेल ने, पेड्रो सांचेज का शांतनु ठाकुर ने, चीनी डेलीगेशन जो थे ना उनका जनरल वीके सिंह ने ही किया था। तो ये अब तक का अपडेट था। आपकी क्या राय है इसके बारे में? आप जरूर इसके बारे में राय दीजिएगा, सेशन को शेयर भी करिएगा। बड़ी मेहनत से तैयार किया था आपके लिए कंटेंट। थैंक यू सो मच।